डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन। वीबीजी रामजी बिल पर हंगामे के असर। प्रियंका बोली सरकार को नाम बदलने की है सनक। 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। 8 विधेयकों पर सदन के अंदर होगी चर्चा। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर। उद्धव और राज ठाकरे ने मिलाया हाथ। कांग्रेस बोली हम अकेले लड़ेंगे। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर ब्रेक। राज्यपाल ने सरकार को लौटाया उम्र कैद सजा वाला बिल। और प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली में किए गए कई बदलाव। सिर्फ BS6 गाड़ियों की एंट्री PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। फातिमा, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। सरकार का फोकस दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर पारित कराना है। वीबीजी रामजी बिल पर हंगामे के आसार हैं। प्रियंका बोली सरकार को नाम बदलने की सनक है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। सरकार का फोकस दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज करने पर रहेगा। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा में मंगलवार को द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2025 और सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन बिल 2025 पास हुए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। आज भी बिल के विरोध में हंगामे की संभावना है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि बिना चर्चा और सलाह के बिल पास न किया जाए, इसे वापस लेकर नया विधेयक लाया जाए। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक विकास का था। उनका नाम ही हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम ना करें। तो आपको बता दें, लोकसभा में शीतकालीन सत्र लगातार जारी है। लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। कल भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ था और आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें, वीबीजी रामजी बिल पर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि बिना चर्चा और सलाह के बिल पास ना किया जाए, इसे वापस लेकर नया विधेयक लाया जाए। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, आज लोकसभा और राज्यसभा में शीतकालीन सत्र का 13वां दिन है और आज भी वीबीजी रामजी बिल पर हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, जैसे कि कांग्रेस ने विरोध जताना, जब से ये खबरें आई हैं, कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई मनरेगा योजना, जो महात्मा गांधी के सम्मान में और भारत की बेरोजगारी दूर करने के लिए थी, उसको सरकार अपने फायदे के लिए और अपने गलत नीतियों की वजह से नैतिकता को ताक पर रखते हुए इस योजना का नामकरण में बदलाव कर रही है। और इस मुद्दे पर आज लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष पूरा वॉकआउट करे, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने इस योजना में, मनरेगा योजना में परिवर्तन भी किया है और अधिक दिनों की जो रोजगार है वो जनता को दिया जाएगा। पहले 100 दिनों का था,
अब 125 दिनों का कर दिया गया है। इससे जो जनता बेरोजगारी से त्रस्त है उनको ज्यादा सहूलियत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें राज्यों का अंशदान भी बढ़ाया गया है और राज्यों को निर्देश दिया गया है कि इस योजना को सही तरीके से लागू करें और अंशदान के बढ़ने से होगा यह कि जो खाता में नियमित रूप से उनके पैसे पहुंचते थे उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। जी। भारी विरोध के बीच ये बिल सरकार के द्वारा पास कराना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरीके से अब ये बिल पास हो पाएगा? देखिए, लोकसभा में जो आंकड़े हैं वो फिलहाल तो सरकार के पक्ष में हैं और जब से यह मनरेगा का नाम परिवर्तन की बात चली है तब से किसी भी सशक्त सहयोगी दल माने बीजेपी के अलावे भी जो जदयू हैं या तेलुगु देशम पार्टी है वो उसमें किसी भी अलग से कोई इस तरह का विरोध का स्वर नहीं आया है कि नहीं हम इसके पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को लोकसभा में यह बिल पास कराने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, राज्यसभा के जो समीकरण हैं वो थोड़ा अलग हैं और राज्यसभा में भी सरकार को वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन राज्यसभा में सरकार को शंका हो सकती है। पहले तो विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करेगा कि आखिर सरकार के मन में क्या है और पूरी तरह से सरकार यह सदन के पटल पर रखे, जनता के सामने रखे कि इसके नामकरण के परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें आज भी इस बिल पर लोकसभा में भारी हंगामा होने के आसार हैं। कल भी कांग्रेस पार्टी ने बिल का पुरजोर विरोध किया था। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर वीबीजी रामजी बिल पर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर आक्रोशित कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा की जगह नया कानून लाने के मोदी सरकार के फैसले से आक्रोशित कांग्रेस इस मसले पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष के भारी विरोध के बीच मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पेश किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि मनरेगा की जगह नया कानून लाने के विरोध में पार्टी आज सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के स्थापना दिवस 28 दिसंबर को कांग्रेस महात्मा गांधी के चित्र लेकर प्रत्येक मंडल और गांव में कार्यक्रम आयोजित करेगी। वेणुगोपाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मनरेगा को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक ऐतिहासिक कानून है जिसने लोगों को काम करने का अधिकार दिया है, श्रम की गरिमा को बनाए रखा है और देश भर में करोड़ों ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष किसी साधारण विधेयक का विरोध करना नहीं है, बल्कि एक कठिन परिश्रम से प्राप्त अधिकार की रक्षा करना है और इन लाखों लोगों के साथ खड़ा होना है जिनकी आजीविका, गरिमा और आशा मनरेगा पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित होकर और भारत के सबसे गरीब लोगों की रक्षा करते हुए इस संघर्ष का नेतृत्व करती रहेगी। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर विधानसभा सत्र को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें 8 विधेयकों पर सदन के अंदर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा का सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। इस सत्र के पहले दिन शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही घोसी से सपा विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 22 दिसंबर को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न होंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। यूपी सरकार द्वारा लाए गए 8 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए सदन में रखा जाएगा।
और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद, अब 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। ऐसे में जो बजट पेश करने की तैयारी है, क्या कुछ खास रह सकता है इस बार यूपी वासियों के लिए? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश जो विधानमंडल है उसका शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर यानी परसों से शुरू होगा और ये 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट है उसके समेत तमाम जो विधायी प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा की जाएगी, मंजूरी दी जाएगी, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र के पहले दिन यानी शुक्रवार को जो विधानसभा की कार्रवाई होगी तो चूंकि जो घोसी के विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह, उनका निधन हो गया है, उनकी सीट खाली होगी तो शोक सभा प्रस्ताव के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया जाएगा और शनिवार और जो रविवार रहेगा वो अवकाश यानी छुट्टी के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी। यानी आप ये कह सकती हैं कि 22 सितंबर को विधानसभा में जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का है उसके लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और 23 दिसंबर को जो अन्य विधायी कार्य हैं वो संपन्न होंगे और 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और इसके साथ ही जो सत्र है वो खत्म होगा। यूपी सरकार यानी योगी सरकार इस कुल जो शीतकालीन सत्र है उसमें 8 अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए सदन में रखेंगी और ये जो विधेयक है इन पर भी चर्चा संभव है। एसआईआर को लेकर भी जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा था उत्तर प्रदेश में, कितने कम समय में क्यों कराया जा रहा है, इसको लेकर भी कोई हंगामा इस बार के शीतकालीन सत्र में? देखिए, हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है शीतकालीन सत्र में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और लगातार अन्य जो विपक्षी दल उस बात का जरूर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर जो उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है वो काफी जल्दबाजी में कराया जा रहा है और जो बीएलओ की मौत हुई है देश भर में कई जगहों पर, उसको लेकर भी आक्रोश देखने को मिला है। उसको लेकर भी हंगामा हो सकता है सत्र में। जो बीएलओ को दिक्कत आ रही है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर, साथ ही साथ जो एसआईआर की प्रक्रिया है जिस तरह से उसको कराया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष को तमाम आपत्ति है, तो जरूर जाहिर तौर पर ये हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके साथ तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर भी संसद विधान जो मंडल के सत्र में हंगामा देखने को इस बार मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से आपको बता रहे, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर सामने आया है। उद्धव और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है। कांग्रेस पार्टी का बयान भी सामने आ गया। कांग्रेस ने बोला हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच रणनीतिक गठबंधन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य मराठी मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर सत्ता पक्ष को चुनौती देना है। इस बारे में यूबीटी नेता संजय राउत ने जानकारी दी है। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र की नगर पालिका चुनावी राजनीति में नया मोड़ आने की संभावना है, जहां मराठी अस्मिता का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का यह गठबंधन अगले हफ्ते में औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। राउत ने इस गठबंधन से लोगों में उत्साह और विश्वास जागने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधी चेतावनी भी दी है। 29 नगर निगम में साथ लड़ेंगे और चुनाव। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा रहा है। हम मुंबई समेत 29 नगर निगमों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप हम पर पीछे से भी हमला करेंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राउत ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स 5 महत्वपूर्ण नगर निगमों मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा, भायंदर, पुणे और नासिक जैसे 5 नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अन्य नगर निगमों में स्थानीय नेताओं के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने इसे मुंबई की लड़ाई करार देते हुए कहा कि हम इस मुंबई को अमित शाह के हाथों में नहीं जाने देंगे। महाराष्ट्र जानता है कि रहमान डाकू कौन है, कौन मुंबई को लूटना चाहता है, उनका समर्थन कौन कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन शहरी आधारभूत संरचना, मराठी भाषा संरक्षण और नागरिक शासन जैसे प्रमुख मुद्दों पर एकजुट मोर्चा पेश करने का लक्ष्य रखता है, जो मुंबई की चुनावी तस्वीर को बदल सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सरबजीत, देखिए, मराठी अस्मिता का मुद्दा तो बहुत पहले से उठाते हुए ठाकरे ब्रदर्स नजर आ रहे थे। केंद्र में ये मुद्दा भी बहुत बार उठा, कई बार प्रदर्शन मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला मराठी भाषा को लेकर, लेकिन इसको मुद्दा बनाना
चुनाव में कितना ज्यादा चुनौती बन सकती है महायुति के लिए, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं अब? जिस तरह से ठाकरे और अपना और मनसे जो है, उद्धव ठाकरे और मनसे एक साथ चुनाव लड़ने का जो है पहले की चर्चा किया जा रहा था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यह औपचारिक रूप से जो है लिखित में, और उनके जो दावे होंगे महानगर पालिका के, जो उसमें चुनावी वादे होंगे, वो एक साथ किया जाएगा और दोनों भाई एक साथ जो युति करके महानगर पालिका चुनाव लड़ेंगे, जिसमें उन्होंने एक सभा भी करना है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में मुंबई में जो कांग्रेस है उसका हिस्सा नहीं रहेगी, तो दोनों के मिलाप से कहीं ना कहीं कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस अकेला अपना महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी। तो देखना है कि जो आगामी जो चुनाव में जब महानगर पालिका में कौन कौन से वादे, मराठी वर्सेस हिंदी को लेकर भी कई ऐसे मुद्दे हुए थे, और मनसे की क्या प्रक्रिया रहेगी, और चुनावी कौन कौन से मुद्दों पर जो है चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि पूरी तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है और महानगर पालिका चुनाव के लिए मनसे और उद्धव ठाकरे एक मंच में दिखाई देंगे और इसका औपचारिक रूप से जल्द ही फैसला किया जाएगा। तो इसमें देखना है कि आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ता है इस पर। जी, आने वाले दिनों में औपचारिक घोषणा की बात कही जा रही है, इस पर महायुति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या खास करके शिंदे गुट की तरफ से? जी, शिंदे गुट की तरफ से इस मामले को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि दोनों भाई एक आने के बाद भी उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में जो मेयर होगा वो बीजेपी का होगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और जो पूरी तरह से जो थाने का जो, और कल भी एक बैठक हुई थी, बैठक में कुछ सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन मुंबई में जो है शिंदे गट को जो सीटें हैं वो कम दी जा रही हैं और थाने में बीजेपी को जो सीटें हैं वो कम दी जा रही हैं। हालांकि बैठकों का पहला राउंड शुरू हुआ है, अब आने वाले दिनों में और भी बैठकें होंगी और जल्दी ही जो सीटों का बंटवारे को लेकर फैसला किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लड़ने के लिए ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं। काफी बड़ी चुनौती महायुति के लिए आने वाले समय में हो सकती है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, झारखंड से बड़ी खबर है। मनरेगा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मनरेगा में बदलाव से झारखंड को नुकसान होगा। बदलाव से झारखंड को 1500 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना ग्राम के लागू होने से झारखंड को कम से कम 1500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होगा। बहरहाल मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने जो बदलाव प्रस्तावित किए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि झारखंड को नियमित नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान मजदूरी भुगतान से केंद्र सरकार के हाथ खींच लेने के कारण हो रहा है। दरअसल मनरेगा के तहत 100% मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार करती है। नई प्रस्तावित योजना में मनरेगा के तहत सामग्रियों और मजदूरी भुगतान में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40% के अनुपात में होगा। इससे योजना में राज्य की हिस्सेदारी स्वतः बढ़ते दिख रही है। विभाग के सूत्रों के अनुसार सामग्री मद में ही राज्य सरकार का खर्च 700 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को समाप्त करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर व्यापक हमला करने की तैयारी कर चुकी है और इसके लिए एक नया बिल लाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। झामुमो ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि महात्मा गांधी की हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन बीते 11 वर्षों से देश में गांधी जी की सोच गरीबी उन्मूलन, विकेंद्रीकरण और सामाजिक सौहार्द को सुनियोजित तरीके से खत्म किया जा रहा है। उसी क्रम में अब गांधी जी के नाम से जुड़ी मनरेगा योजना को समाप्त कर विकसित भारत जी राम जी जैसी प्रस्तावित योजना लाने की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने निकल कर आ रही है, जहां पे धर्मांतरण कानून को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर ब्रेक लग चुका है। राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लौटा दिया। राज्यपाल ने सरकार को उम्र कैद की सजा वाला बिल लौटाया है। जबरन धर्मांतरण पर सजा के प्रावधान को बढ़ाने से जुड़े धर्म स्वतंत्रता विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड सरकार को लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि लोक भवन ने विधेयक के ड्राफ्ट में तकनीकी खामियों के कारण यह कदम उठाया है। विधायी विभाग को मंगलवार को ही यह विधेयक प्राप्त हुआ था। लोक भवन के अधिकारी
अगस्त 2025 से इस विधेयक का अध्ययन कर रहे थे। बताया जा रहा कि विधेयक का ड्राफ्ट बनाते वक्त ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई। इसमें सजा के प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया था। किस कानून के तहत कितनी सजा मिलनी है और किसमें नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था। लोक भवन ने धर्मस्व विभाग और विधायी विभाग के अफसरों को 2 बार तलब कर उनसे चर्चा भी की, फिर भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। भविष्य में कानूनी समस्याएं पैदा होने की संभावनाओं को भांपते हुए लोक भवन ने इस विधेयक पर सहमति की मोहर लगाने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। सरकार को इस विधेयक पर पूर्ण विचार करने के संदेश के साथ इसे वापस भेज दिया है। अब धामी सरकार के इस महत्वाकांक्षी विधेयक को लागू करने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू करे या फिर अगले विधानसभा सत्र में इसे दोबारा पारित कराना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर दिल्ली प्रदूषण से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में बीते दिन के मुकाबले कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी एक्यूआई गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। सुबह दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रदूषण का स्तर 380 बताया जा रहा है। बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पहले ही कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कर चुकी है। प्रदूषण से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 3 कड़े कदम उठाए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। अन्य कैटेगरी BS2, 3, 4 की सभी गाड़ियों को एंट्री अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियां भी शामिल हैं। दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी जांच होगी। अगर वे BS6 नहीं मिली तो उन्हें भी जब्त किया जाएगा। चूंकि अन्य राज्यों की ज्यादातर इंटरस्टेट बसें डीजल की BS4 कैटेगरी वाली हैं, ऐसे में इंटरस्टेट बसों का परिचालन भी प्रभावित हो सकता है। बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम से जांच होगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहे ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो आदि भी जब्त होंगे। दिल्ली बॉर्डर पर ही उनकी एंट्री रोकी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुटेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, ये जो अब प्रतिबंधित कर दिया गया है गाड़ियों का, BS4 और BS2, 3, 1 जो गाड़ियां हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है पॉल्यूशन के मद्देनजर, कितनी प्रभावी हो सकती है पॉल्यूशन को कम करने में? देखिए, जब से पिछले दिनों की एक्याऊ में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और दिल्ली के पर्यावरण की बिगड़ती हालत पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफी मांगी थी, तभी से यह समझ में आ गया था कि सरकार अब कुछ कड़े कदम लेने वाली है। और तब ऐसे में 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, BS6 गाड़ियां, उन्हीं को सिर्फ दिल्ली में एंट्री मिलेगी और बाकी BS2, BS3, BS4 गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है। दिल्ली में जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं BS2, BS3, BS4, वो गाड़ियां यथावत चलती रहेंगी, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां जो दिल्ली में आती हैं उनकी जो एंट्री है बंद कर दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या होगी कि दूसरे राज्यों से जो बसें आती हैं लोगों को लेके, टैक्सियां आती हैं, स्कूल बसेस जो आती हैं, कमर्शियल गाड़ियां आती हैं, उन सबकी एंट्री बंद हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली में पर्यावरण का स्तर तो सुधरा है, लेकिन जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं वो भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि यह स्थिति कुछ दिनों में जैसे ही एक्यूआई स्तर सुधरता है तब ये स्थितियां को फिर से पूर्ववत कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर से एक पर्यावरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद सरकार नए कदम की घोषणा कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर रेखा गुप्ता की सरकार अब एक्शन ले रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण का मामला। वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में एमिकस अपराजिता सिंह ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए आपातकाल है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि यह दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक स्थिति है। यह भी जानते हैं कि समस्या क्या है। हमें उन कारण को चिन्हित करना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई एक कारण नहीं है। उन सभी कारण का एक्सपर्ट ही पता लगा सकते हैं।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही।